नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे दूर क्यों हुए दलित। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश में 66 लोकसभा सांसद वाली पार्टी थी, लेकिन इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच 2024 में हुए चुनावी मुकाबले के बाद भाजपा की ताकत घटी और बीजेपी 33 सांसदों के साथ दूसरे नंबर पर रही। यानी 2024 के चुनाव में बीजेपी की ताकत आधी हो गई है। राजनीति के जानकार इसके पीछे कई कारण मान रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा दलितों का इंडिया गठबंधन को बड़ी संख्या में समर्थन करना है। भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद प्रत्याशी अरुण गोविल और लल्लू सिंह ने संविधान बदलने की बात चुनाव के दौरान कही थी। इसका असर भी देखने को मिला। लल्लू सिंह जहां अयोध्या की सीट से चुनाव हार गए हैं, वहीं अरुण गोविल हारते हारते बचे। मेरठ में उन्होंने बमुश्किल 10,000 वोटों से जीत दर्ज की। साफ है, दलित वोटर यूं ही नहीं शिफ्ट हुआ, उसके पीछे सपा की सधी रणनीति थी। दलितों ने अगर मायावती की बसपा का साथ नहीं दिया तो बीजेपी का भी साथ नहीं दिया। समाजवादी पार्टी जो 5 सांसदों की पार्टी थी, उपचुनाव हारने के बाद 3 सांसद बचे थे। 2024 में उसने अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाते हुए 2004 के भी रिकॉर्ड को तोड़ा और उत्तर प्रदेश में 37 लोकसभा सांसदों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। कांग्रेस को भी इसमें लाभ हुआ। 1 सीट कांग्रेस के पास थी, अब 6 हो गई। समाजवादी पार्टी के वोट शेयर में भी बड़ा इजाफा हुआ है। समाजवादी पार्टी के नेता मानते हैं कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को अम्बेडकरवाद, संविधान और आरक्षण के मुद्दे से बड़ा लाभ हुआ है। सपा ने बीएसपी से आए 14 लोगों को भी टिकट दिया और इसी के साथ सवाल ये उठता है कि क्या बीएसपी की राजनीति को भी रिप्लेस करने के लिए उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर की एंट्री हो गई है, क्योंकि चंद्रशेखर ने भी अपने बूते नगीना सीट जीती है। तो आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करने वाले हैं। बीएसपी की स्थिति और इंडिया गठबंधन में सपा का परफॉर्मेंस और दलित वोटरों की शिफ्टिंग, कुल मिलाकर इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमानों से होगी आपकी मुलाकात, लेकिन कुछ रिएक्शन है इस पर, सुनिए। जब से बीजेपी सरकार आई, बीजेपी वाले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान को अपना संविधान नहीं मानते। इस देश में ऊंच नीच भेदभाव बना रहा है, उसके लिए एक ग्रंथ बना है मनुस्मृति। उसका करीब करीब हर श्लोक आपत्तिजनक है, उसको आज भी लागू करते हैं। और यही कारण है कि जो इस देश में लुटे हैं, पिटे हैं, कमज़ोर हैं, लाचार हैं, पिछड़े हैं, पिछड़े गए हैं, उनको अखरा खराब लगा। नुकसान हमारा हुआ है। पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित वर्ग जो है वो गठबंधन की ओर गया है और मायावती जी का जो वोट था, बसपा का जो वोट था, वो दोनों का जो बेस वोट था, वो उसमें से भी गठबंधन की ओर गया है। और कितना % में गया हुआ, लेकिन उससे हमारा नुकसान हुआ। तो देखिए, स्थिति साफ है कि परफॉर्मेंस सपा का तो मजबूत हुआ है और 2004 के बाद से और 2 सीटें ज़्यादा बढ़कर उनके पास आई हैं और अखिलेश यादव की इसके लिए तारीफ हो रही है। लेकिन जो वोटर जिस तरीके से शिफ्ट हुआ है, दलित वोटर, उसका कारण क्या रहा? तो जो 2 दशक से लगातार बीएसपी के साथ रहा था, बीएसपी लगातार सत्ता में आती रही डीएम फैक्टर की वजह से, लेकिन इस बार बीएसपी की वाकई गत हुई है। चलिए चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय कराऊं और उसके बाद आगे हम चर्चा को लिए चलेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से हेमंत जी जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत करती हूँ हेमंत मिश्रा जी आपका। रविंद्र प्रताप जी हमारे साथ सपा से जुड़े हुए हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। और बाकी हमारे साथ आलोक त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी जुड़ रहे हैं। साथ ही हरेंद्र विक्रम जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं रविंद्र जी आपके पास आऊँगी। वाकई जो आंकड़े आए हैं उसमें मेहनत आप लोगों की नजर आई है, लेकिन जिस तरीके से कहा गया कि दलित वोटर जो बीएसपी का कोर वोटर हुआ था वो शिफ्ट हुआ और उसने इंडिया गठबंधन को भी नहीं चुना, माफ कीजिए, उसने एनडीए गठबंधन को नहीं चुना, लेकिन इंडिया गठबंधन को चुना। और इसके पीछे वजह दी गई कि आप लोगों की तरफ से उठाया गया आरक्षण का मुद्दा और खुद उनके नेताओं की तरफ से आरक्षण बदलने की मंचों से कही गई बात। वो मुश्किल ये सीटें बचा पाए हैं। क्या बताएंगे आप इसको लेकर? वाकई यही समीकरण थे जो पीडीए के साथ डी फैक्टर के लिए आप लोग डिजाइन कर रहे थे? पारुल जी, समाजवादी पार्टी का जो गठन ही हुआ है दलित चिंतन से हुआ है। हमारे मार्गदर्शक आदरणीय लोहिया जी का जो चिंतन ही था वो दलित, पिछड़ों, वंचित ही पे ही बेस था। इसको आगे बढ़ाया मानवर कांशीराम जी ने। फिर वो एक राजनीतिक शेप लिया, दलित राजनीति में एक दलित राजनीति का उभार किया मान्यवर कांशीराम जी ने। लेकिन वहां पर भी फिर एक वर्चस्व होता चला गया अभिजात वर्ग का। तो उस दलित राजनीति जो अभिजात वर्ग का वर्चस्व होता चला गया, उस कारण से जो वाकई जो दलित जनता है वो किसी भी जाति की हो सकती है, किसी धर्म की हो सकती है, वो दलित वर्ग जो है या जो क्लासिफिकेशन है दलित का वो भी है। तो वो जो बड़ा वर्ग है, वो बड़ा वर्ग
सत्ता से भी दूर हो गया, सुविधाओं से भी दूर हो गया, यहाँ तक कि मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित हो गया, उसके तरफ ध्यान नहीं दिया गया। और पिछले 10 वर्ष में जो धर्म के नाम पे उन्माद की राजनीति चली और उपेक्षित हो गया वो। इस तरीके से वो उपेक्षा का शिकार हो गया। उनका नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का कॉन्सेप्ट दिया, जातीय जनगणना का जो बातें शुरू किया, उससे जो वो 10 साल में जो बड़ा वर्ग था पीडीए का, जो अपने को उपेक्षित महसूस कर रहा था, उसने हमारे ऊपर विश्वास जताया। और विश्वास ऐसे नहीं कि मीडिया के द्वारा, अखबारों में कह के या मंचों से कह के, ऐसा नहीं हुआ। इसके लिए हम लोगों ने लगभग 25,000 किलोमीटर साइकिल यात्रा की और हर उस स्थान पे गए जहां पीडीए के लोग थे, उनसे मिले, उनकी समस्याओं को सुना, उनको बताया। तो उनके अंदर एक विश्वास जागृत हुआ और यह विश्वास अचानक नहीं आया है। अगर आप 2019 में देखिएगा तो हम 18% पे थे, 2022 में देखिएगा तो हम 34% पे आ गए। फिर इस बार को देखती है तो हम 36-37% पे चले जाते हैं। तो ये जो आया, या भारतीय जनता पार्टी जिसको हमारा क्या है वो 50% थी, फिर 41% हुई, फिर निकाय चुनाव में 30% हो गई। तो ये परिवर्तन अचानक नहीं आया। हमारे पार्टी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के मार्गदर्शन का एक सतत प्रयास के कारण ये चीज आई है। बीच में हम लोग हारते भी रहे हैं तो लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया, लेकिन हम लोगों ने उस रास्ते पे चलना नहीं छोड़ा, तो उसका अच्छा परिणाम दिखाई पड़ा। जी धन्यवाद। आलोक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, आप क्या समझाएंगे डी फैक्टर यानी दलित फैक्टर जो अब तक बीएसपी का वोटर हुआ करता था, उसके बाद चंद्रशेखर की भी एंट्री हो जाना, ये कहा जाने लगा रिपोर्ट्स में कि अब नए दलित नेता के रूप में उभरते हुए चंद्रशेखर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वाकई बीएसपी का वोट बहुत कम हुआ है और उसके साथ ये भी कि इंडिया गठबंधन का जो वोटर है वो बढ़ा है। तो इसके पीछे आप वजहें क्या देखते हैं? या वाकई ज़मीनी स्तर पर सपा ने काम किया, जो कह रहे हैं कि हमने सीधे तौर पर सदी हुई रणनीति के साथ समय पर काम किया है और लंबा समय लिया है उन्होंने, एक दिन में नहीं हुआ है। और वहीं हम बीएसपी की बात करें तो क्या बीएसपी का बीजेपी के साथ स्टैंड लेना है, आरक्षण का विरोध ना करना, या ये लोगों का बार बार रखना बात की बीएसपी बीजेपी की बी टीम है, ये बीएसपी को भारी पड़ा है? और फिर दलित वोटर को भी नहीं लगा कि उसे एनडीए को सपोर्ट करना चाहिए, उसके जहन में आरक्षण को लेकर, जो संविधान को लेकर जो मुद्दा चला, जो बीजेपी के लोगों ने उसको लेकर अपनी बात रखी, जिसके बाद उनको भी हानि हुई है। आलोक जी, कौन से फैक्टर्स आप सोच रहे हैं ज्यादा महत्वपूर्ण रहे दलित वोटर की शिफ्टिंग में? देखिए पारुल जी, जब चुनाव हुआ, अगर हम बात पिछले चुनाव की कर लें तो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी साथ में लड़े थे, लेकिन इतना फायदा उनको नहीं हुआ था जी। तो ये कहना कि हमने बहुत मेहनत की उसकी वजह से परिणाम आया, ऐसा मुझे नहीं लगता। देखिए कारण क्या था कि जब यूपी का चुनाव शुरू हुआ तो उस समय जो पहला और दूसरे चरण के बाद ये इंडिया गठबंधन को ये एहसास हो गया कि इस समय जो एक मुद्दा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन जो भारतीय जनता पार्टी या राजग जो का गठबंधन था, उसका जो नेता थे, जो वो जिस तरह से बयानबाजी कर रहे थे, उनको लग रहा था, उन्होंने पूरा माहौल 400 पार वाला बनाने का पूरा प्रयास किया और लग रहा था कि 400 पार हो जाएगा और इंडिया गठबंधन उसमें सफल नहीं हो पाएगा। तो उस इंडिया गठबंधन ने उस जो एक दुखती नब थी उस पे उन्होंने उसको किया और पूरे चुनाव भर उन्होंने सिर्फ एक ही बात की, रैलियों में, जनसभाओं में, रोड शो में, कि 400 पार का मतलब जो संविधान है वो संविधान बदला जाएगा और उस संविधान बदलने से SC ST OBC वर्ग को नुकसान होगा। ये बात वो समझाने में पूरी तरह से सफल रहे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी पूरे चुनाव दिख नहीं रही थी और जो वर्ग था उसको लग रहा था कि हम जब बसपा कहीं दिख नहीं रही है मुकाबले में, चुनाव 1 to 1 हो रहा है, तो उसकी मजबूरी हो गई कि हमको वोट उसको देना। वो इंडिया गठबंधन की तरफ उसने पूरी तरह से वोटिंग कर दी। तो ये, और भारतीय जनता पार्टी लास्ट तक आप देखिए वो पूरा प्रयास करती रही कि इसका क्लियर स्पष्टीकरण देने के लिए कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, और उसके बदले उन्होंने जिस तेजी से इंडिया गठबंधन ने संविधान बदलने का मुद्दा जोर जोर से उठाया, उसी तरह राजग गठबंधन ने यह प्रयास किया कि अगर इंडिया गठबंधन आया तो राम मंदिर पे बुलडोजर चल जाएगा, ये रामद्रोहियों की सरकार चुननी है कि राम भक्तों की चुननी है। मतलब उन्होंने पूरा जो धर्म पे बदलने का प्रयास किया, लेकिन वो माहौल बदल नहीं पाए और जो दलित और OBC ST ST था वो पूरी तरह से इंडिया गठबंधन की तरफ चला गया और ये उसने चुनाव के परिणाम
पूरी तरह से बदल दिया। रही बात रावण की, जो रंगीला से जीते, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से उन्होंने जिस तरह से मेहनत की, जिस तरह से जुझारूपन दिखाया, उनको लगा लोगों को कि ये जो एक नेता मेरा उभर के आ रहा है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी पिछले कुछ चुनाव से बहुत अलग अलग स्थिति पड़ी है, कुछ उनकी राजनीतिक मजबूरी हो सकती है, कुछ अलग परेशानियां हो सकती है कि क्या हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पहले उत्तराधिकारी बनाया अपने आनंद को, उसके बाद आनंद ने जिस तरह से तेज तर्रार भाषणबाजी शुरू की, तो उनको लगा कि ये तो कहीं ना कहीं नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को सीधे सीधे आरोपित करने लगे और उन्होंने बीच चुनाव में ही उनको वापस किया। तो ये कहीं लगा कि उनकी कोई मजबूरी है। तो ये जो बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक था, वो समझ गया कि हम अगर बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगे तो उससे कुछ भला नहीं होने वाला। इस समय लड़ाई इंडिया गठबंधन और राजग की है, तो वो पूरी तरह से इंडिया गठबंधन की तरफ वो वोट बैंक चला गया। और जिसका परिणाम ये निकला कि इंडिया गठबंधन ने यूपी में बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को, प्रत्याशियों को हराया। लौट रही सर आपके पास, हमारे साथ हरेंद्र जी जुड़े हुए हैं। हरेंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको? हरेंद्र विक्रम जी जी नमस्ते। हरेंद्र जी नमस्ते, आपका बहुत स्वागत। अभी आप हमारी चर्चा सुन भी रहे होंगे और इसी के तहत मैं आपको बता भी दूं कि हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर दलित वोटर्स किस तरीके से इंडिया अलायंस के साथ गया। बीएसपी से छूटा तो आपके पास भी नहीं आया, वो इंडिया अलायंस के पास शिफ्ट हुआ। उसके कई कारण गिनाए जा रहे हैं। सपा का कहना है कि वो शुरुआती दौर से ही मेहनत कर रहे थे, लेकिन अभी विश्लेषण आलोक जी ने ये भी किया कि जिस तरीके का माहौल बनाया बीएसपी, एक तो पहले ही पीछे कदम दिखाई दे रही थी, वो दिख ही नहीं रहे थे कि वो गेम में हैं। और उसके बाद आकाश आनंद का बयान, जिसके बाद मायावती ने उनको बैक ले लिया, वो भी एक संदेश गया। निश्चित रूप से अब बिल्ली के भाग से छीका टूटा है और कुछ नहीं है, क्योंकि केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास को लेकर कार्य किया और अति पिछड़े अति दलित लोगों को, और उन्होंने ऐसी ऐसी योजना लाई कि आज किसी के पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसके पास अपना आवास ना हो। आवास हो, शौचालय हो, लाइट हो, राशन हो, या फिर आपका बीमा हो, श्रमिक कार्ड हो, इन लोगों को इतने लाभ दिए। उद्देश्य यही था कि इन लोगों को एक लेवल पे लाया जाए, विकास की धारा में लाया जाए। और पार्टी को पूरा विश्वास था कि हम इनके लिए इतना अच्छा कर रहे हैं काम के दम पे। तो पार्टी तो काम के दम पे अपना काम देख रही थी, लेकिन विपक्ष के पास कुछ था नहीं। उन्होंने फर्जी वादे किए, 8,500 रुपए प्रत्येक के खाते में आएंगे, जाने क्या क्या फर्जी वादे किए। उन वादों के साथ साथ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि अब हम बार 400 पार जाएंगे, और प्रत्येक चैनल को भी लग रहा था, उनके सर्वे में भी आ रहा था कि अब की बार 400 पहुंच सकते हैं अपने काम की दम पर। लेकिन इन लोगों ने एक शगुफा छोड़ा कि यदि भारतीय जनता पार्टी 400 आ जाती है तो संविधान बदल देगी, जिसके कारण से इन लोगों ने तो बाद में शगुफा छोड़ा। सर लल्लू जी और अरुण गोविल जी, इन लोगों ने जो बातें कही उसको भी तो आप वजह बताइए ना। नहीं, वो अपनी सीट भी हारे हैं, अपनी बात कहकर वो अपनी सीट भी हारे हैं। अरुण जी तो बमुश्किल 10,000 वोट से बचा पाए अपनी सीट। वो विषय अलग। देखो, हर पार्टी में कुछ छुटवे या फिर जिम्मेदार लोग भी होते हैं, कभी कभी गलत स्टेट बयानबाजी कर देते हैं। तो उसका खंडन लेट क्यों आया? उसका खंडन इतना देर बाद क्यों आया कि इस तरह की बातें वो जब कर रहे हैं, उनसे माफी मंगवाएगी, वो इतनी डिले क्यों है कि पूरे में रायता फैल गया? अब उसका खामियाजा तो भुगता है, उसी का तो खामियाजा पार्टी ने भुगता है कि आज जो वोट जिसको हम लोगों ने चलने के काबिल बनाए, आज वो सारा वोट, क्योंकि वोट परसेंटेज देखा जाए तो निसंकोच समाजवादी पार्टी का बड़ा है, हमारा तो जो तो इसलिए, लेकिन बीएसपी का कम हो गया। और जहां बहुत सी सीटें ऐसी बहुत कम अंतरों से आ रहे, हमारे यहाँ पुष्पन चंदेल है हमीरपुर सीट से मात्र 25-26 वोट से आ रहे। तो एक बहुत बड़ा वोट जो बीएसपी का था वो पूरा स्विंग कर गया समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ, जिसका परिणाम हुआ कि हम लोगों को, यानी पीडीए बीजेपी पर भारी पड़ा, एनडीए पर भारी पड़ा। जो अभी चर्चा हो रही है वो आप कह रहे हैं कि हाँ, वो वही उसी गलती का तो खामियाजा भुगता हमने। देखिए, हम लोग सिर्फ काम पर विश्वास करते थे, काम के दम पर भी आज हमारी जो सरकार तो भी बन रही है, काम के दम पर अगर ही जनता या दलित वोटर आपको वोट करता तो बात यही खत्म हो जानी थी ना सर। लेकिन आपके काम को अगर आपने किया होता तो जनता उसे देखती। पिछली बार आपने देखा होगा 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी।
2014 से 2019 के बीच में जो काम किया, मुस्लिम महिलाओं को आज जो सम्मान मिल रहा है 3 तलाक खत्म होने के कारण, तो आपके बयानों से, आपके नेताओं के में, बयानों से वोटर आहत हुआ है, इसे स्वीकार कीजिए। निश्चित रूप से हुआ है और उसे सुधारना होगा। उन लोगों को समझना चाहिए था। ठीक है कि इसी तरीके से यूं ही बयान नहीं दिए जाते, आप इसलिए परेशानी भी हो जाती है बाद में जो अब आपको हो गई है। हेमंत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेमंत जी, सपा के साथ जुड़ने के बाद जो फायदा हुआ है वो सीधे तौर पर जो दलित वोटर्स भी हैं वो भी जहां कहीं, क्योंकि अलग अलग सीटों पर अलग अलग, पूरे अगर यूपी की बात करें तो 21.1% दलित वोटर्स हैं उत्तर प्रदेश में, तो अलग अलग सीटों से फायदा आपको भी मिला है। लेकिन क्या फैक्टर आप मानते हैं, क्योंकि हरिंद्र जी का कहना है कि भाई हमने तो काम किया, लेकिन हाँ ये मान रहे हैं कि कुछ बयान ऐसे आए जिनको लेकर ये जो परफॉर्मेंस बिगड़ा है ये सामने आया, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन अपने मैनिफेस्टो पे पूरी तरीके से आधारित होकर के चुनाव लड़ती रही। हमारे मैनिफेस्टो में सामाजिक न्याय की बात की गई। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ बड़बोले नेता थे, चाहे वो हेगड़े रहे हों, चाहे वो लल्लू सिंह जी रहे हों, चाहे गोविंद जी रहे हों, उन्होंने जब 400 पार का नारा दिया और कहा कि हम संविधान को बदल देंगे, तो एक वेव उठी कि ये तो भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदल देगी। और बहन मायावती जी जो थी, उनको गठबंधन में शामिल वो अपने कारणों से नहीं हुई। उसका भी परिणाम एक रहा कि जो दलित बोल थे वो इनसिक्योरनेस उसके अंदर आई और उसकी वजह से वो कांग्रेस की और गठबंधन की तरफ वो टर्न अप हुआ। कांग्रेस पार्टी का इतिहास देख लीजिए उठा करके कि उन्होंने एक सामाजिक न्याय के लिए शुरुआत से, जब से संविधान बना है, संविधान सभा जो था उसका एक बड़ा रोल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के लिए भी दिया गया और उन्हीं के संविधान को आज हम लोग बचाने के लिए प्रयासरत हैं और उसी संविधान के को बदलने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए जाने की संभावना व्यक्त की और जिसका परिणाम ये रहा कि बड़ी संख्या में दलित वोटर और ओबीसी समाज के लोग ये सारे यूनाइट होकर के गठबंधन और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को वोट शिफ्ट हुआ। तो इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो भारतीय जनता पार्टी है। हम लोग तो शुरुआत से, जब से आजादी की लड़ाई लड़ी, आजादी की लड़ाई से लेकर के उसमें भी हमारे दलित भाई और पिछड़े वर्ग के लोग उसमें शामिल रहे और आज तक उस चीज के लिए हम लोग प्रयासरत रहे कि किसी तरीके से उनका उत्थान हो, किसी तरीके से उनका बाबू जगजीवन राम जी का इतिहास रहा। मीरा कुमार जी को हमने लोकसभा का स्पीकर बनाया। ऐसा नहीं है कि हम लोग लगातार दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए जो कार्य करते रहे, उसी का परिणाम आज है कि दलित और पिछड़ा वर्ग जो है वो यूनाइट होकर के एक आशा भरी नजर से कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन को देख रहा। आलोक जी, सधी रणनीति और उसमें बीएसपी से आए हुए लोगों को भी तवज्जो देना, टिकट देना, और लेकिन ये तमाम चीजें जिस पर आज हम डिस्कशन कर रहे हैं ये विधानसभा में नहीं हुई। जब विधानसभा में जाहिर सी बात है उस रणनीति पर अखिलेश जी काम नहीं कर रहे थे, ये डू और डाई की स्थिति हो गई थी जिसको लेकर उन्होंने इलेक्शन के रिजल्ट आने के कुछ एक घंटे पहले या एक दिन पहले ही, मैं गलत नहीं हूँ तो, ये कह दिया था कि युवाओं को देखना है, आप कफन बांध लीजिए वगैरह वगैरह इस तरह के बयान। लेकिन अब मैं डिस्कस कर रही हूँ कि क्या ये वोट बैंक, जिस तरह की रणनीति है, जिस तरह के संदेश अभी दे पाई है समाजवादी, ये आने वाले इलेक्शन में भी इसी तरह से अपना वर्चस्व बनाए रखेगी? जो वादे हैं, जो दावे हैं वो रहेंगे? क्योंकि हर बार ये कहा जाता है लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं, विधानसभा के अलग होते हैं। तो यूपी में आने वाला भविष्य अखिलेश यादव का, समाजवादी पार्टी का, आप क्या देख रहे हैं? क्या ये विधानसभा में भी साथ रहेगा इंडिया अलायंस? आलोक जी। जी देखिए पारुल जी, अभी तो लोकसभा का चुनाव था, विधानसभा के चुनाव में भी काफी समय है, तब तक की रणनीति क्या होगी, कौन सा दल किसके साथ होगा, क्योंकि चुनाव के समय कहते हैं ना, जब बाढ़ आती है तो सभी लोग एक उस पे नाव पे सवार हो जाते हैं। तो जब चुनाव आएगा तो कौन दल किसके साथ आएगा, कौन दल किससे अलग हो जाएगा, क्योंकि ये भी कह पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी को इस पर विचार जरूर करना होगा कि इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। रही बात विकास की, तो अगर विकास के नाम पे वोट मिलता तो पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी जो सरकार रही उसने जितना काम किया, अगर विकास के नाम पे होता तो दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नहीं आना चाहिए था, समाजवादी पार्टी की सरकार को आना चाहिए। तो ये जनता जो है विकास की बात नहीं करती, जनता तो कौन सा मुद्दे को दिल में छू ले उस मुद्दे पे ही पूरी सरकार बदल देती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से विकास की बात करती रही, लेकिन जो आरक्षण का मुद्दा था, जो संविधान का मुद्दा था, वो उस मुद्दे में सब मुद्दे बह गए। और यही कारण रहा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता पूरे चुनाव में बयानबाजी करते रहे और
कोशिश करते रहे कि यूपी का जो मतदाता है वो धर्म पे, चूंकि अयोध्या एक बहुत बड़ा मुद्दा था, उनको लग रहा था इस मुद्दे से पूरा प्रदेश का माहौल हर बदल मुद्दे जाएगा। से यही कारण बढ़कर था संविधान और आरक्षण का मुद्दा हुआ, जैसे हर कैंपेन में जो विपक्षी दल हैं उन्होंने भुनाया और इस समझदारी के साथ उन्होंने वोटर के जहन में जगह बना ली, दिल में बात उतर गई, ये कहा जा रहा है। हेमेंद्र विक्रम जी, हरेंद्र विक्रम जी। जी अभी हमारे मित्र कह रहे थे, उनकी बात अब समझ में आती है जी कि काम से वोट नहीं मिल रहा, वोट मुद्दों से मिलता है और भारतीय जनता पार्टी काम पर वोट चाह रही थी। तो निश्चित रूप से आगे के लिए संगठन को भी इस चीज को समझना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आज जब भी बात उठती है उनने की आरक्षण की बात आई, आरक्षण में SC BC इन लोगों को लाभ मिल रहा है, सामान्य वर्ग का क्या दोष है इसमें? सामान्य वर्ग क्यों इसमें पिसता है? अभी संगठन में मान लीजिए, हम अभी आपको बताएं कि आयुष्मान कार्ड योजना जो चली, आयुष्मान कार्ड में सभी को लाभ देने का रहा कि सबको लाभ मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा। वो सबसे ज्यादा ऊपर चढ़ के आरक्षण, संविधान का मुद्दा, इन सब मुद्दों को बहा ले गया अपने साथ सर। सब बहा ले गया, सब बिल्कुल सब बहा ले गया। और अब ये आपको देखना होगा कि पर्टिकुलर वोट बैंक को आप जिस स्टेट में, क्योंकि ये पॉलिटिक्स देखी हमने कि जिस राज्य में जा रहे हैं आप उसके जैसे हो जा रहे हैं, तो वहां से संदेश, क्योंकि अब सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है कि आप बोलेंगे देश के एक कोने में तो जम्मू कश्मीर जाकर सुनाई देगा अगर केरला तमिलनाडु में बोल रहे हैं तो इस चीज को समझना होगा कि वहां की जनता को लुभाने के लिए अगर कुछ कह रहे हैं तो वो दूसरी जगहों पर भी संदेश जाएगा। भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, जिसको निश्चित रूप से आपने जो कहा कि यहाँ यदि कुछ बोलते तो हर स्टेट में वो बात जाती है। बिल्कुल। बाकी सभी स्टेटों में छोटे छोटे दल हैं, दल क्या वो परिवार है, गिरोह, कुछ भी कह लो आप, तो वो वहाँ कुछ भी कर सकते, कुछ भी बोल सकते, क्योंकि उन्हें अपना स्टेट अकेले देखना है। बाकी ये बार बार कहा गया कि अफवाहें और बयानों की वजह से भी बीजेपी को डेंट पड़ा है रविंद्र जी, जिसमें योगी जी को बदल दिया जाएगा, जिसमें आरक्षण, संविधान, ये भी कहीं ना कहीं बातें ही थी, कोई आपके पास कोई ऐसा प्लान नहीं था, कोई आपके पास सबूत नहीं था, स्टिंग ऑपरेशन नहीं था कि ये लोग कोई प्लानिंग कर रहे हैं। मैं आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। तो ये सारी चीजें, उसके बाद बयानात के साथ साथ ये बताया गया कि उन बयानों को जो अफवाह या र्यूमर्स होकर उड़ रहे थे उन्हें मंचों से बड़ा आप लोगों ने उठाया। अब प्रूफ कैसे करेंगे कि ये संविधान आरक्षण बदलना चाह रहे थे, इनकी नीयत ऐसी थी, क्या बताएं? ये तो वैसे है कि समझने की बात है। संविधान में संशोधन तो देखिए कि राजीव गांधी के टाइम पे भी, इंदिरा गांधी के टाइम पे सभी वो समझा नहीं पाया। हरेंद्र जी अब रुक जाइए, वो समझा नहीं पाए। रविंद्र जी कहिए, समाजवादी पार्टी से मेरा सवाल। देखिए, जिस हिसाब से मत प्रतिशत हम लोगों का बढ़ा है, हमको लगता है कि मैं कुछ नजदीक से ही बताऊंगा। जी। लगभग हमारा 15% बढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी का 9% मत घटा है। तो जो प्रमुख मुद्दे थे जो हम समझाने में सफल रहे, भारतीय जनता पार्टी धार्मिक मुद्दे समझाने में, धार्मिक मुद्दों का सहारा लिया और उनके प्रधानमंत्री ने ऐसी ऐसी बातें मंचों से किया। 10 साल में थे, विकास की बातें कर सकते थे, लेकिन वो मुजरा, मंगलसूत्र, भैंस की बातें करते थे। हम लोग क्या करने लग गए? सामाजिक न्याय की, जातिगत जनगणना की, पुरानी पेंशन व्यवस्था की, अग्निवीर की, सिंचाई व्यवस्था की, किसानों की समस्याओं की, ये लगातार बात हम अपने मंचों से उठाते रहे। वो अपने मंचों से इस प्रकार के मुद्दे उठाते रहे। तो जनता एक समय तक ये जो उन्माद के मुद्दे जो होते हैं वो पसंद आते हैं, लेकिन एक समय बाद जब व्यक्तिगत रूप से कठिनाइयां आना शुरू होती है तो वो बातें जो हम उठा रहे थे वो व्यक्तिगत मुद्दे थे हर व्यक्ति के, तो लोग उससे जुड़े और जुड़ना स्वाभाविक था। धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर जनता ने इस बार कुछ ऐसे चीजों को चुना जो इन सब से बढ़कर थी। हेमंत जी, एक छोटा सा रिएक्शन सर। हेमंत जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से कम्युनलाइज करने का प्रयास किया, लेकिन भारत की जनता ने उसको स्वीकार नहीं किया। आज जो जिस तरीके के बयानात आप देखिए, पहले फेज से लेकर के 7वें फेज तक किस तरीके से बयानों में माननीय प्रधानमंत्री जी के गिरावट आई, उसका एक परिणाम आप बनारस के अंदर देखिए कि मैं समझता हूं शायद कि सबसे कम वोटों से चुनाव जीतने वाले सांसदों में हमारे मोदी जी का भी नाम लिख गया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये आत्म अवलोकन की चीज है और वो समझे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो उनकी नीयत नहीं, और जब तक दोनों चीजें एक नहीं होंगी तब तक कुछ भी संभव नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अति आत्मविश्वास और दूसरी बात कुछ भी कह देना कि जनता को पसंद आ जाएगा, ये वाली जो स्ट्रैटेजी है इसको बदलना होगा, क्योंकि जनता को हर बात पसंद नहीं आती। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे 66 सांसदों वाली
भारतीय जनता पार्टी को जो झटका लगा उसके बाद इंडिया गठबंधन ने वाकई अच्छा परफॉर्मेंस किया। बीजेपी 33 सांसदों के साथ दूसरे नंबर पर आ गई उत्तर प्रदेश में, जहां से खुलता है दिल्ली का रास्ता। कहा जाता है पूर्वांचल फतेह किया आपने तो देश की गद्दी हासिल की, दिल्ली का सिंहासन हासिल किया। हालांकि इन सब से इतर बीजेपी सरकार तो बना रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश जो एक ऐसा स्टेट जहां पर तमाम तरह की पॉलिटिक्स होती है, समीकरण होते हैं, वहां पर बीजेपी फ्लॉप हो गई। और उसमें एक कारण बड़ा था बीएसपी के दलित वोटर्स का शिफ्ट होना, वो भी शिफ्ट इंडिया अलायंस की तरफ होना। उसमें कई सारे समीकरण थे जिस पर हम बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बोलो आप ये कि अगर आरक्षण और संविधान को लेकर बात की गई है तो जनता को ये समझाना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि उनके पीछे तर्क क्या था। यूं ही नेता बयान देकर चले जाएं और जनता उसे भूल जाए, अब वो जनता नहीं है। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।